मेरा नाम अहमद है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। एक रात 2 बजे अचानक सर में शदीद दर्द के एहसास से मेरी आंख खिल गई। दर्द इतना शदीद था कि सांस लेना दुश्वार हो रहा था। सांस बहाल करने के लिए मैं उठ बैठा। कुछ देर सांस बहाल करता रहा, फिर जैकेट पहनी और बेडरूम से बाहर निकल आया। जैसे ही सह में कदम रखा तो हुआ कि एक सर्द झोंके ने एहसास दिलाया कि सर्दी अभी बाकी है। फिर जाके गाड़ी स्टार्ट की कि गर्म हो जाए। 2 मिनट इसी तरह गाड़ी को गर्म करने के बाद मैं उतरा और गेट खोला। जब मैं घर से निकला तो सर दर्द उरूज पर था। अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर ने मेरा बीपी चेक करके मुझे एक नर्स के हवाले कर दिया, जिसने बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट के साथ बताया कि आपको टीका लगेगा। सर दर्द का इंजेक्शन लगवा के मैंने पार्किंग का रुख किया जहां मेरी गाड़ी थी। अस्पताल की रोड से जैसे ही मैंने मेन रोड पर गाड़ी को ट्रिम किया, एक लड़की ने हाथ के इशारे से लिफ्ट मांगी। पहले तो सोचा रहने देता हूं, क्योंकि इस वक्त किसी लड़की को लिफ्ट देना खतरे से खाली नहीं था। दूसरा, अब एक और धंधा बड़े उरूज पर था कि लड़कियां रात को किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट ले लेती और बातों बातों में इसे बताती कि हमारी जाने वाली बहुत मजबूर हो के जिस्म फिरोशी का काम कर रही है। अब जिनको ज़रूरत होती वो आगे से दिलचस्पी ले लेते उनकी बात में, और वो समझ जाती कि ये हमारा कस्टमर है। जिन्हें दिलचस्पी नहीं होती वो इग्नोर कर देता, तो वो चुपचाप अपने अगले स्टॉप पर उतर जाती। खैर, ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी स्टार्ट की और इस लड़की के पास रोक ली, क्योंकि मैं शक की बुनियाद पर किसी की मदद नहीं छोड़ सकता था। गाड़ी रुकते ही लड़की ने बड़े मुअद्दिबाना अंदाज में अस्सलाम अलैकुम कहा और मेरे वालेकुम अस्सलाम का इंतज़ार किया। इसने बहुत मीठी आवाज में कहा, सर आप मुझे मोती महल उतार देंगे? मैंने कहा, जी उतार दूंगा। और लड़की ने कहा, आप मुझे छोड़ेंगे तो आपकी मेहरबानी है, और अगर आप चाहेंगे तो आपको उतारने का रेंट भी मिल जाएगा। इसने बेतकल्लुफी से फ्रंट डोर खोल के सीट पर बैठते हुए मानी खेज लहजे में कहा। मुझे समझ आ गई थी, मैंने लिफ्ट गलत बंदी को दे दी है, लेकिन अब क्या हो सकता था? तब तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। मैंने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया और गाड़ी गियर में डाल दी। शायद मेरी चुप में छपी नागवारी इसने भी महसूस कर ली थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज ने सुकूत को तोड़ा और बोली, सॉरी सर, मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ ओके का जवाब दिया और तब तक मोती महल आ चुका था। मैंने गाड़ी रोकी। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही अपना स्टॉप देखकर उतर जाएगी, लेकिन 2 मिनट गुजरने के बाद भी वो सीट पर बैठी रही। मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा था। दिल तो चाहा कि इसे एक थप्पड़ मारूं और कहूं, दफ हो जाओ, लेकिन अपनी माँ की नसीहत याद आ गई कि औरत किसी भी किरदार की हो, इसकी इज्जत करना, क्योंकि इसका किरदार रब और उसका मामला है। तुम्हें बस ये साबित करना है कि तुम भी औरत के पैदा करदा हो। मैंने सड़क के अतराफ में लगी रोशनी की मध्यम चमक में उसके चेहरे को पहली बार देखा। 22-23 साल की खूबसूरत चेहरे वाली लड़की थी, लेकिन लगता था वक्त ने बहुत जुल्म किया है इस पर। इसे मैंने आराम से कहा, मैडम आपका स्टॉप आ गया है। एकदम से वो चौंक गई, जैसे किसी ख्वाब से बाहर आई हो। जी बहुत शुक्रिया आपका, इसने कपकपाती आवाज में कहते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। इसका पूरा जिस्म कांप रहा था। सर्दी तो थी, लेकिन गाड़ी में इतनी सर्दी नहीं थी कि इंसान सर्दी से कांपने लगता। ये पेशावरी औरतें बहुत तेज तर और बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन इस लड़की ने जो 3 जवाब दिए थे, बहुत मुहज़्ज़िब और मुअद्दिबाना अंदाज में दिए थे। आप ठीक तो हैं मैडम? अगर आपको सर्दी लग रही है तो ऐसा करें, आप मेरी जैकेट ले लें। मैंने गोया हमदर्दी से कहा था। इसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रही हो कि कुछ कहना है। मैंने दोबारा नरमी से कहा, अगर आपको सर्दी लग रही है तो जैकेट ले लें। इस बार उसकी आंखों में नमी थी और उसके अगले अल्फाज ने मेरे होश उड़ा दिए। इसने भीगी और कांपती आवाज में कहा, क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए खरीद के दे सकते हैं? मैंने 3 दिन से पानी के सवा ना कुछ खाया और ना पिया। एक पिल तो मेरी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। 3 दिन से खाना ना खाने का मतलब था 72 घंटे भूखा रहना। मैंने मोबाइल में टाइम देखा, 4:30 बज रहे थे। इसका किरदार जो भी था, इस वक्त उसकी मदद करना इस चीज से ज्यादा अहम था। तो ये इम्कान भी था कि लोग इसे मेरे साथ देखकर ये भी समझें कि मैं उसके साथ रात गुजार के अब वापस इसे छोड़ने जा रहा हूं या नाश्ता करवा रहा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त उन बातों की परवाह नहीं थी। इस वक्त इज्जत से ज्यादा इंसानियत निभाना जरूरी था।
मैंने इसकी बात का जवाब दिए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और सोहराब गोठ की तरफ मोड़ दी क्योंकि इस वक्त वहाँ ही नाश्ता मिल सकता था। सोहराब गोठ में पठानों के एक होटल से पराठे और आमलेट बहुत मज़े के मिलते थे और उनकी चाय बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने इस होटल पर गाड़ी रोक दी। वो उतरने लगी तो मैंने मना कर दिया। अब गाड़ी में ही बैठा मैं नाश्ता लेके आता हूँ और प्लीज बुरा न माना, ये दोपट्टा जो अपने अपने गिले में डाला हुआ है इसे सर पर ओढ़ लें। मेरा ऐसा कहने पर इसने मुझे ममनून निगाहों से देखा, जिन्हें मैं नज़रअंदाज करता हुआ नाश्ता लेने चला गया क्योंकि मैं ये सब खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे दिल में गुरूर आए उसकी निगाहों में अपने लिए शुक्रगुजारी देखूं। मैंने 2 पराठे, 2 आमलेट और 2 कप चाय ऑर्डर की। मैं खुद भी रात 2 बजे से जाग रहा था, जिसकी वजह से मुझे भी भूख लग रही थी। मैं पैसे दे के गाड़ी में आ गया क्योंकि गाड़ी थोड़ी होटल से दूर खड़ी थी। अभी हल्का हल्का अंधेरा था और कराची के हालात इतनी अच्छे नहीं हैं कि इतनी सुबह किसी औरत को अकेले गाड़ी में छोड़ा जाए, खुसूसन सोहराब गोठ जैसी जगह पर तो बिल्कुल ही नहीं। गाड़ी में बैठते ही मैंने कहा, अब पिछली सीट पर चली जाएं और आराम से नाश्ता कर लें। इसने कहा, ठीक है, और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जो कि हमेशा की तरह नहीं खुला क्योंकि दरवाजे में लगा कैचर अंदर से टूटा हुआ था, जिसकी वजह से वो आम बंदे के लिए खोलना मुश्किल था। मुझे उतर के इसके लिए दरवाज़ा खोलना पड़ा। इतनी देर में नाश्ता आ गया। मैंने नाश्ता करते हुए इसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। वजह यह थी कि वो आराम से नाश्ता कर ले। भूखी थी इसलिए किसी शर्म में ना रहे। मैं खुद भी नाश्ता करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे इसकी आवाज़ आई, सर पानी चाहिए। ओ सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। मैंने ये कहते हुए चाय का कप डैशबोर्ड पर रखा और पानी लेने चला तो इसने रोका, सर आप नाश्ता कर ले, फिर ले आएंगे। मैं इसकी बातों को नज़रअंदाज करके बाहर चला गया। मुझे याद ही नहीं था कि जब इंसान कुछ घंटों के बाद खाना खाता है तो इसे पानी की ज़रूरत होती है। इसने तो 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने पानी की बोतल ली और जल्दी से वापस आ गया। पानी की बोतल इसकी तरफ बढ़ाते हुए मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ गई, जहां रीढ़े निशान आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने तशद्दुद किया हो। इसने पानी की बोतल पकड़ते हुए जज़ाक अल्लाह कहा, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा। नाश्ता मुकम्मल कर लेने के बाद मैंने इससे पूछा, मैं अब आपको कहाँ उतारूं? वो बोली, सर जहां आपका दिल करे आप उतार दे। मेरा कोई घर नहीं है। इसकी आवाज़ में पछतावा और शर्मिंदगी दोनों का असर था। मुझे हैरानी हुई कि जिस्म फिरोशी ही सही, मगर ये क्या जवाब है? घर तो होगा, भले रंग का ही हो, कहीं तो रहती होगी। शायद इसने मेरी आंखों में ये सवाल पढ़ लिया था। सर मैं रहती थी एक घर में किसी के पास, लेकिन अब मुझे वहां नहीं जाना। मेरा ज़मीर गवाह नहीं कर रहा। इसके ज़मीर गवाह ना करने वाली बात पर मेरा ज़मीर चाहा कि ज़ोर से के लगाऊं कि मोहतरमा अब किस ज़मीर की बात कर रही है? जिस्म फिरोशी करते वक्त ज़मीर किधर जाता है? लेकिन मुझे ये बातें करने का हक नहीं था। अब मुझे भी उलझन हो रही थी कि इससे कैसे पीछा छोड़ूं। सर आप परेशान ना हो, मैं यहीं उतर जाती हूँ। और सर मैं ख़ानदानी जिस्म फिरोशी नहीं हूँ, बस एक गलती की वजह से फंस गई हूँ। मेरा ज़मीर हर रोज़ मुझसे सवाल करता है, लेकिन मजबूर हूँ। क्या करूं? कोई राह नज़र नहीं आती। मैंने मुड़ के देखा तो इसकी आंखें भीगी हुई थीं। मुझे ऐसा लगा जैसे इसने मेरी सोच पढ़ ली हो। अब मुझे शर्मिंदगी होने लगी कि किसी के दिल का हाल अल्लाह ही जानता है। मुझे क्या हक है कि इसे कोई फतवा दूं? क्या पता वो वाकई मजबूर हो। लड़की ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उतर गई। अब मैंने इसे गौर से देखा तो वो वाकई किसी अच्छे ख़ानदान से थी। पता नहीं किस वजह से ये काम करने पर मजबूर थी। वो घूम के मेरी साइड पर आई और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, सर आपने आज बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझ जैसे भूखे को खाना खिलाना अल्लाह को बहुत पसंद है। मैं गुनाहगार हूँ, लेकिन आपके इस अमल का अजर अल्लाह आपको ज़रूर देगा। अल्लाह हाफिज़। एक पेशावरी जिस्म फरोश औरत से इस किस्म की गुफ्तगू की मुझे तवक्को नहीं थी। पेशावरी औरतें तो मदद भी अपना हक समझ के वसूल करती है। जब मैं ख्यालों से बाहर आया तो वो काफ़ी दूर जाती दिखाई दी। मेरे दिल में अचानक रोशनी फैली कि यार उसकी मदद करनी चाहिए, आगे इसकी मर्जी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बैक करके जिस तरफ वो जा रही थी उधर मोड़ दी। 1 मिनट से पहले मैं इसके पास पहुंच गया।
गाड़ी रोक के मैंने हाथ के इशारे से इसे बैठने के लिए कहा। इसने एक नज़र मेरे चेहरे को गौर से देखा। दूसरे ही लम्हे इसके चेहरे पर थोड़ा सा सुकून आ गया। इसने फ्रंट डोर खोला और मेरे पास आकर बैठ गई। गाड़ी गियर में डालते हुए न जाने मुझे अपने अंदर क्यों सुकून महसूस हो रहा था। गाड़ी चलते ही इसने आंखें मूंद लें और सर को सीट से टका लिया। मैंने एक नज़र गैर इरादी तौर पर उसके चेहरे को देखा जहां अब सुकून ही सुकून था। मैं अब सोच में पड़ गया कि इसकी मदद का इरादा तो कर लिया है, लेकिन इसकी मदद करूं कैसे? अगर मेरी बीवी मेरे पास होती या बच्चे होते तो इसे अपने घर में रख लेता, लेकिन मैं अकेला रहता था, इसलिए ऐसा रिस्क लेना बहुत खतरनाक था। पहले सोचा मामू से बात करता हूं, लेकिन फिर खुद ही अपनी बात को नफी कर दी, क्योंकि मामू ने कहना था कि पैसे दे दो और चलता करो। लेकिन मुझे पता था कि इस मसले का हल पैसा नहीं। मैं इसे पैसे दे देता जितने भी, लेकिन वो उन पैसों से खुद को इस गंदगी से निकाल नहीं सकती थी। मैंने एक माल की पार्किंग में गाड़ी पार्क की और उतर के बाहर आ गया। वो शायद सो गई थी। मैंने भी यही मुनासिब समझा कि कुछ देर सो ले। मैंने अपने हेड को कॉल की कि ओ सर, आज मैं नहीं आ सकूंगा, कुछ ज़ाती काम आ गया है। दूसरी कॉल अपने ऑफिस में कोलीग को की कि आज पीए को के 2 में कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर सकूंगा, किसी क्लाइंट को टाइम ना दे, कल से फ्री होऊंगा। फिर सुई वहीं अटक गई कि इसे रखूं कहाँ। पहले सोचा दोस्तों से बात करता हूं। मेरे 2 दोस्त शादीशुदा थे, उनकी बीवियां बहुत चुकी मिजाज थीं। दूसरा वैसे ही काफी रंगीन मिजाज था, सो ये वाला प्लान भी खुद ही कैंसिल कर दिया। फिर सोचा कि कोई मकान रेंट पर ले लेता हूं। काफी जाने वालों को कॉल की, मगर सब ने पहले ये पूछा क्या करना है, रेंट पर मकान क्यों लेना है, हमारा घर है ना, आ जाओ, रेंट पर लेने की क्या जरूरत है। आखिर तंग आकर 2-3 प्रॉपर्टी वालों से बात की, लेकिन वो मकान बहुत बड़े और हैवी रेंट वाले थे। इस सोच और विचार में पता ही नहीं चला कि हमें यहां राके हुए 2 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया। पार्किंग में चौकीदार था। इसने आकर पूछा कि ओ सर, कोई मसला है तो बताएं। अब काफी देर से खड़े हैं। मैंने बताया कि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए राके हैं, वो कुछ देर आराम कर लें तो जाते हैं। गार्ड के जाने के बाद अचानक मुझे अपने ऑफिस का गार्ड याद आ गया, जिसका घर एक अच्छी आबादी में था, और उसने एक बार कहा था कि सर, घर का ऊपर वाला हिस्सा खाली हो गया है, इसलिए खर्चा पूरा नहीं होता, दुआ करें शाह जी कोई किरायादार मिल जाए। मैंने ऑफिस कॉल करके कॉल ऑपरेटर को गार्ड से बात करवाई। कुछ ही देर बाद मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दी, अस्सलाम अलैकुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम खादिम हुसैन, कैसा है तेरा हाल? बस साईं मौला का करम है। खादिम हुसैन, तेरा मकान रेंट पर चढ़ गया है? नहीं साईं, बहुत परेशान हूं। अगर वो चढ़ जाए तो बच्चों की फीस का मसला हल हो जाए। ठीक है, वो मकान रेंट पर मुझे चाहिए। मेरी कजिन है, उनके घर वालों के साथ कोई मसला चल रहा है, वो वहां रहेगी, किराया मैं दूंगा और सारी जिम्मेदारी भी मेरी है, और ये बात ऑफिस में किसी को पता ना चले। साईं, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे किराया लेता अच्छा नहीं लगता। मुझे पता था कि वो मुझसे किराया नहीं लेगा। मैंने ये बता के गलती की थी कि किराया मैं दूंगा, इसलिए फौरन बात बदली के किराया वो लड़की देगी, मैं सिर्फ इसे घर लेके दूंगा, इसलिए वो राजी हो गया। ठीक है साहब जी, अगर ऐसा है तो आप चले जाएं, मैं घर कॉल कर देता हूं। ठीक है खादिम हुसैन, अल्लाह हाफिज। मैंने रब का शुक्र अदा किया कि ये मसला भी हल हो गया। मैंने गाड़ी में आकर देखा तो वो अभी तक सो रही थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर रोड पर ले आया। मोबाइल में वक्त देखा तो 10 बज रहे थे। हम इस वक्त पैराडाइज के सामने से गुजर रहे थे। मेरे ज़हन में आया, मैंने कुछ फासले पर वाक़े फैसल बैंक की तरफ गाड़ी ट्रेन की। पार्किंग में गाड़ी पार्क की और एटीएम में दाखिल हो गया और कार्ड एंटर करके 20,000 का फिगर डाल दिया। जब मैं वापस गाड़ी में आया तो वो जाग चुकी थी। मेरे गाड़ी में बैठते ही इसने अस्सलाम अलैकुम किया। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? मैंने बगैर उसकी तरफ देखे पूछा। फीलिंग बेहतर सर। अब आप मुझे सर नहीं कहेंगी, मेरा नाम लेके बुला सकती हैं। मेरा नाम अहमद है और आप मुझे अपना नाम भी बता दें। मेरा नाम ज़ैनब है सर।
ज़ैनब बात यह है कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकूंगा आपके लिए, लेकिन इस दलदल से निकलने में जितनी मदद आपकी कर सकूंगा करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप इस काम से हमेशा के लिए तौबा कर लें। इंशाअल्लाह सर, मैं खुलूस दिल से तौबा कर रही हूँ, और सर इस सारी कोशिश का अजर आपको अल्लाह पाक की ज़ात देगी। वेरी गुड बच्चे, अल्लाह पाक तुम्हें इस्तिकामत अता करे, आमीन। अब मुझे वाज़े नज़र आया कि इसकी आंखें भीगी हुई हैं। मैंने आपके लिए घर का बंदोबस्त कर दिया है। जब तक मैं न कहूँ आप इस घर से बाहर नहीं जाएंगी। सर, मुझे अकेला रहना होगा। मुझे बहुत डर लगता है, ज़ैनब ने अपना खदशा जाहिर किया। अब मैंने सोचा कि शुक्र है कोई और घर ही नहीं मिला, क्योंकि ये बात अकेले रहने वाली है। मैंने तो सोचा ही नहीं था। खादिम हुसैन वाला घर ज़ैनब के लिए परफेक्ट था। नहीं, तुम्हें एक फैमिली के साथ रहना है। ऊपर वाला हिस्सा रेंट पर लिया है, लेकिन वो पूरा ख्याल रखेंगे तुम्हारा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। ठीक है सर, आपने जो भी किया है मुझे पता है अच्छा ही होगा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से मेन रोड पर ले आया। मुझे याद है कि एक बार अपने कजिन के साथ एक मॉल में गया था। लेडीज ड्रेस की बहुत अच्छी और वसी रेंज थी। वहां मैं चाहता था कि फिलहाल इसे 3-4 रेडीमेड सूट लेके दे दूं। माल की पार्किंग में गाड़ी रोकी और दूसरी तरफ से आगे दरवाज़ा खोला। ज़ैनब के बाहर आते ही मैंने दरवाज़ा बंद करके गाड़ी लॉक की और इसे साथ लेके माल में दाखिल हो गया। एक बड़ी शॉप में बहुत अच्छे ड्रेस नज़र आ रहे थे। हम भी उधर ही दाखिल हो गए। ज़ैनब, 3-4 सूट ले लो अपने लिए सीज़न के हिसाब से। सर रहने दें, एक पहनना है और एक ले लेती हूँ, ज़ैनब ने शुक्रगुजार लहजे में कहा। नहीं, 4 सूट ले लो और प्लीज बहस नहीं। अब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ले लो। ठीक है सर। वहां से सूट लेके हम एक और शॉप पर गए, जहां से तौलिया, जुराबें और स्वेटर वगैरह लिए। इसके बाद शैम्पू, बुश, टूथपेस्ट वगैरह सब लिया। जब खरीदारी से फारिग हुए तो मैंने पूछा, ज़ैनब कुछ रह गया है तो ले लो। मुझे नहीं पता, ना किसी लड़की के लिए मैंने कभी कुछ खरीदा है। सर, एक चीज़ और लेनी है तो ले लो। लेकिन सर, मैंने काफ़ी देखा, उधर उधर मुझे नज़र नहीं आई। क्या चीज़? मैंने एक नज़र उसके चेहरे को देखा जो कि मुझे ही देख रही थी। मैंने शॉपिंग बैग को गाड़ी में रखते हुए कहा, तुम गाड़ी में बैठो, मैं पता करता हूँ, और ज़ैनब का जवाब सुने बगैर वापस माल के दाखिली दरवाजे की तरफ मुड़ गया। दरवाजे पर गार्ड ने दरवाज़ा खोलना चाहा तो मैंने रोक दिया। मुझे अंदर नहीं जाना। आप ये बताएं, यहाँ कोई ऐसी शॉप है जहाँ से जाए नमाज मिल जाए? जी सर है। इस माल की बेसमेंट में 2-3 शॉप हैं। सर, रास्ता किधर है बेसमेंट का? इसने इशारे से बताया। मैंने एक अच्छी जाए नमाज और तस्बीह खरीदी और पैक करवा के वापस आ गया। ज़ैनब ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, मिल गई जी, मिल गई। और साथ तस्बीह लाया हूँ। पिंक कलर की मैंने लेनी थी, और ज़ैनब ने शौक से कहा, और दूसरे ही लम्हे इसका चेहरा बुझ सा गया और चुप हो गई, जैसे कुछ जबर करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गौर से ज़ैनब के चेहरे की तरफ देखा, जहां इसकी पलकें नम हो रही थीं। शायद आंसू रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने इसे इस कंडीशन से निकालने के लिए अपना रवैया दोस्ताना किया। पिंक कलर की नहीं थी, लेकिन हाँ, एक काम करते हैं। क्या सर? ज़ैनब ने सर उठा के देखा, जहां उसकी आंखें रोने के दहाने पर थीं। बताता हूँ। पहले ये बताओ, तुमने रियाजी मज़मून पढ़ा है? जी सर, पढ़ा है। फिर तो तुम्हें यह भी पता होगा कि रियाजी में काफ़ी कुछ फ़र्ज करते हैं। तो तुम भी तस्बीह को पिंक कलर में फ़र्ज कर लेना। मेरे शरारत को समझने से पहले ही वो हंस पड़ी, और यही मैं चाहता था कि वो इस माहौल को याद न करे जिससे वो आई थी। सर, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा तो मैं हूं, लेकिन अब मैंने बात अधूरी छोड़ के ज़ैनब की तरफ देखा। लेकिन क्या सर? इसने साइले निगाहों से मेरी तरफ देखा था। लेकिन ये कि मुझे तब लगेगा कि मैं वाकई अच्छा हूं जब तुम पुरानी बातें भला के आगे जिंदगी में बढ़ जाओगी। कुछ लम्हे वो मेरी आंखों में देखती रही, फिर एक गहरे से बोली, इंशाअल्लाह सर, अब आपको अच्छा साबित करने के लिए मैं दिन रात एक कर दूंगी। बेइख्तियारी में मेरे होंठों ने कहा, इंशाअल्लाह। बस सर, पापा की याद आ गई थी। वो भी जब कुछ लाते थे मैं लड़ती थी कि पिंक कलर में क्यों नहीं लाए, और उनसे नाराज हो जाती। दूसरे दिन पापा वही चीज़ चेंज करवा के पिंक कलर में लाते। और सर, आपको पता है, कभी कभी तो मुझे लगता था कि पापा जानबूझ के दूसरे कलर में चीज़ें लाते हैं ताकि मैं उनसे लड़ाई करूं।
अब वो बच्चों की तरह खुश होकर बता रही थी और ना चाहते हुए भी मेरी आंखें भीगती जा रही थीं। इससे पहले कि वो नोट करती मैंने गाड़ी स्टार्ट की और पार्किंग से निकालने लगा। टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। सुबह से नाश्ता किया था, अब भूख लग रही थी। ज़ैनब, तुम्हें भूख तो नहीं लगी? मैंने इससे सवाल किया था। इतनी नहीं सर। मतलब कि लगी है, मैंने कहा था। अच्छा, ऐसा करते हैं, खाना ले लेते हैं और साथ में कबाब। क्या ख्याल है? सर, ऐसे ख्याल अल्लाह करे आपको रोज़ आती रहें। मुझे हंसी आ गई। अब वो बिल्कुल एक घरेलू और शरारती लड़की की तरह बातें कर रही थी। माशाअल्लाह सर, आप हंसते भी हैं, इसने हैरानी से कहा। मुझे तो लगा आप खड़ूस। बोलो बोलो, काफ़ी लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया था। अब हम कच्ची आबादी, जो कि नदी और फैक्ट्री एरिया के दरमियान थी, इस तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक होटल से मैंने खाना और 8 कबाब पार्सल करवा लिए थे। मैंने गाड़ी खादिम हुसैन के दरवाजे पर रोकी ही थी कि दरवाज़ा खिल गया, जैसे हमारा ही वेट हो रहा था। ज़ैनब, दुपट्टा सर पर ले लो और आइंदा कभी ना उतारना किसी के भी सामने। सॉरी सर, आइंदा कभी नहीं उतारेगा, और ये जीन्स भी नहीं पहनूंगी। आइंदा नहीं पहनूंगी सर, कभी भी। तब खादिम हुसैन का 10 साला बेटा, जो शायद अभी अभी स्कूल से आया था और यूनिफॉर्म भी नहीं उतारा था, गाड़ी के पास आया। अस्सलाम अलैकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सुफियान? चाचू बिल्कुल फुट। अब सुनाओ। चाचू, मैं भी ठीक हूँ। चाचू, कहीं शादी वादी तो नहीं कर ली? शरारतन सुफियान ने पूछा था। कजिन है मेरी, कराची के बच्चों से इतनी तो उम्मीद रखी जा सकती थी। सॉरी चाचू, मुझे ऐसा लगा था, बच्चे और खादिम की बीवी मुझे अच्छे से जानते थे। अक्सर ईद वगैरह पर खादिम और बच्चे मुझसे मिलने आते रहते थे। खादिम बलोच था, जो इंतहाई शरीफ और अच्छा इंसान था। तब खादिम की बीवी की आवाज़ आई, सुफियान चाचू, लोगों को अंदर भेज और सामान निकाल कर ले आ। जी मां, लाता हूँ। चले चाचू, आप अंदर चले, मैं सामान ले आता हूँ। मैंने उतर के ज़ैनब की तरफ का दरवाज़ा खोला और इसे बाहर आने का इशारा किया। भाभी ने बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया। कुछ देर बाद हमारे सामने खाना लगा दिया गया, जो स्पेशल हमारे लिए पहले से बन चुका था। जिंदगी में पहली बार किसी नाहरम लड़की के साथ खाना खाते हुए बहुत अजीब लग रहा था। खाने से फारिग हो के मैंने सुफियान को कहा, मुझे ऊपर वाला पोर्शन दिखाओ, और जगह रहाइश के काबिल थी। किचन, वॉशरूम और एक कमरा था। अचानक ख्याल आया कि सर्दी है, लेकिन मैंने तो किसी बिस्तर कंबल का सोचा ही नहीं था। मैंने नीचे आके खादिम हुसैन की बीवी से कहा, अब 2 दिन के लिए कोई सिंगल बेड चारपाई दे दे, फिर मैं कोई अरेंज कर दूंगा। भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? सब कुछ आपका ही तो है। आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, और अगर आप लाएं तो मैंने नाराज हो जाना है। भाभी ने इतनी इज्जत से कहा कि मुझे भी यही मुनासिब लगा कि कुछ दिन देख लेता हूं कि ज़ैनब किया करती है, सीरियस है भी या नहीं। अच्छा ठीक है भाभी, जैसे आप खुश हो। अगला 1 घंटा हमें नीचे से ऊपर कुछ सामान शिफ्ट करने में लग गया। बेड, गिदा, कंबल, 2 चारपाई, एक टेबल, कुछ बर्तन इस्तेमाल किए। वाटर कूलर एक ही था। मैंने सुफियान को पैसे दिए, वो ले आया था। कमरे की सेटिंग भी भाभी और सुफियान ने मेरे साथ करवाई थी। भाभी, बहुत थक गया हूं, अच्छी सी चाय पिला दें। जी भैया, अभी लाई, कहकर भाभी नीचे चली गई और मैं वहीं ऊपर ही बेड पर लेट गया। मैं वाकई थक गया था। एक तो रात 2 बजे से जाग रहा था, आराम का भी वक्त नहीं मिला था। ऊपर से ज़ैनब की रहाइश वाली टेंशन ने अच्छा खासा थका दिया था। अब अल्लाह अल्लाह करके ये मिसला हल हुआ था तो मुझे भी कुछ सुकून मिला। अब आंखें नींद से बंद होने लगे। तब फोन की बेल बजी। फोन निकाल कर देखा तो मामू की कॉल आई थी। मामू की कॉल ने नींद उड़ा दी। मैंने कॉल उठाई और अस्सलाम अलैकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम। किधर हो शाह साहिब? मामू, में एक दोस्त के साथ एक क्लाइंट से मिलना था, उधर आया हूँ। ओ मामू, से झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मैं तुम्हारे ऑफिस के पास से गुजर रहा था कि मैंने सोचा मिलता जाऊं। जी मामू, जरूर मिलता, लेकिन इस वक्त मैं ऑफिस में नहीं हूं। अच्छा ठीक है। मछली पकाई है, आज घर आ जाना, गुपशप करेंगे। जी ठीक है मामू, मैं सीधा आपकी तरफ आ जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
मैंने मोबाइल साइड पर रखा और फिर बेड पर लेट गया। तब सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ आई तो उठ के बैठ गया। मेरा ख्याल था कि भाभी चाय ले आई होगी, मगर मेरा ख्याल गलत निकला। चाय ज़ैनब लेकर आई थी। एक पिल को तो मैं वक्त झपकना ही भूल गया कि ये वही लड़की है जो जिस्म फिरोशी जैसे धंधे से वाबस्ता थी। ज़ैनब की हाइट भी अच्छी थी और इस वक्त इसने वही ड्रेस पहना था जो मैंने कहा था कि ये भी ले लो। वो बेबी पिंक कलर का शिफॉन फिराक था, साथ चौड़ीदार पाजामा सिल्क से, सर पर दोपट्टा लिए वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मुझे इसे यूं घूरते देखकर इसने पूछा, सर क्या हुआ? इसकी आवाज़ मुझे वापस होश में ले आई। मुझे काफ़ी शर्मिंदगी फील हुई अपनी सरकात पर, लेकिन अब पिछेता इसे क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यही हाल मेरा था। कुछ नहीं, तुमने चेंज कब किया? मैंने चाय का कप लेते लेते पूछा। सर, जब आप लोग सामान शिफ्ट कर रहे थे इस वक्त। अच्छा किया चेंज कर लिया। अच्छा, मैं अब घर चला जाऊंगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो भाभी के नंबर से मुझे कॉल कर लेना। ज़ैनब की हेल्प करने से दिल बहुत खुश था। अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया जहान की कामयाबी मिल गई हो। खादिम हुसैन के महल्ले से निकल के मैंने घर का रुख किया, जो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। जो कल शाम ऑफिस से आके टी शर्ट और ट्राउज़र पहना था, अभी तक इसी में था, क्योंकि रात जब अस्पताल गया था तो इसके बाद ज़ैनब को लिफ्ट दी और फिर ये सब हुआ, जिसकी वजह से अभी तक घर नहीं जा सका था। अब मामू के घर जाना था, इसलिए सूट चेंज करना ज़रूरी था। चेंज करने के लिए मैंने ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट का इंतखाब किया, क्योंकि आज ज़रा कज़िन के दिल पर छुरियां चलानी थी, जो अक्सर लाइनें मारती रहती थी। चेंज करके मैं घर से निकला ही था कि मामू की कॉल आ गई। शाह साहिब अभी पहुंचे नहीं, 6:30 हो गए हैं। बस मामू 20 मिनट में आया, अब अल्लाह खैर करे। एक दिन में मामू की 2 और बाकाल आई है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और रोज़ाना एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।